गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। मुझे एक बात बता दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार मुझे ये बता दो कि आप लोग क्लास में क्या सब हो चुका है, मतलब वन वन रेंज, डोमेन और रेंज सबने डिस्कस कर लिया है क्या? डोमेन और रेंज निकालना आ रही है? नो सर। ओके, तो आपका भी मतलब डोमेन और रेंज निकालना बाकी है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि सर से आप लोग ये डिस्कस कर लोगे कि सर हमें ग्राफ कंप्लीट करना है, तो ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है क्या? यस सर, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप हो आई विल रन थ्रू इट, मतलब मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राफ, जैसे एक और बैच में मैंने क्लास लिया है तो वहाँ भी ग्राफ आई थिंक उन बच्चों को पूरा प्रॉपर अच्छे से क्लियर नहीं था, तो मैं एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो देखो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी मैं वन वन और मैनी वन पे तो बाद में आऊंगा, क्योंकि ये तो थोड़ा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मेरा काम है, देखो जो मैंने क्लास ली थी तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सिखा चुका हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और सिग्नम फंक्शन हो चुका है हमारा। और उसके बाद आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो गया था हमारा। और उसके बाद आई थिंक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी हो गया था। ये सारे ग्राफ में करवा चुका हूँ, कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये तो मैंने करवा दिया था। उसके बाद बाकी कुछ ग्राफ्स और हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। तो जैसे एक ग्राफ है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले तो टाइप ऑफ फंक्शन में, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो कि आपको याद, तो मैंने ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी। तो मैं फटाफट से जाऊंगा, बाकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, प्रॉपर मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार ध्यान से देखो, कांस्टेंट फंक्शन ये होता है हमारा डोमेन, सबका डोमेन याद होना चाहिए, डोमेन आर होगा, रेंज हो जाएगा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर के पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, के नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया लीनियर फंक्शन, ठीक है? लीनियर फंक्शन में हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, y बराबर f of x इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। और साथ में मान लो कि b बराबर 0 भी नहीं होता, b कोई कांस्टेंट है। अच्छा, a को मैंने 0 क्यों नहीं बोला? a को 0 इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर y बराबर b हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो वो तो मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे, तो y बराबर f ऑफ x बराबर ax प्लस b टाइप अगर फंक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। और उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये 4 तरीकों से ग्राफ होगा। ये जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक क्लास में डिस्कस किया है, तो मैं वही स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए और मैं बहुत सारी चीजें कवर कर सकूँ एक क्लास, ठीक है? तो लीनियर फंक्शन हमारा ये हुआ। तो इसमें क्या होगा कि तुम इसको कंपेयर करो y बराबर mx प्लस सी के साथ कंपेयर करो। mx प्लस सी का मतलब होता है कि तुमको 11th क्लास में याद होगा कि mx प्लस सी होता है लीनियर ग्राफ बनता था, जो x का कोफिशिएंट होता था दैट इज कॉल्ड स्लोप एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये सब हम जानते हैं लगभग, ठीक है? और स्लोप मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा निकालोगे तो वही मुझे क्या देगा? स्लोप दे देगा। तो अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, पहला वाला ग्राफ, मतलब कभी भी लीनियर फंक्शन अगर होगा तो उसका ग्राफ इन्हीं 4 तरीकों से बन सकता है। और हाँ, बी को मैं 0 नहीं मानूंगा, क्योंकि बी अगर 0 हो गया तो फिर तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होने लग जाएगा, तो मैं वो वाला केस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव क्यों होगा भाई? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स के साथ इस लाइन का एंगल अगर देखो तो वो एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्यूट बन रहा है, यहाँ भी एक्यूट बन रहा है, तो दोनों ही केस में मेरा tan थीटा पॉजिटिव आएगा, और tan थीटा ये होता है एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो यहाँ दोनों ही केस में मेरा a पॉजिटिव होगा और यहाँ भी a पॉजिटिव, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेरा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है और यहाँ भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मेरा a नेगेटिव हो जाएगा। फिर tan थीटा नेगेटिव हो गया, tan थीटा नेगेटिव हुआ तो हो गया, तो मेरा स्लोप भी नेगेटिव हो गया, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर a नेगेटिव हुआ, इन दोनों केस में a नेगेटिव हुआ। अच्छा, फिर तो बच्चा पूछेगा सर दोनों में a पॉजिटिव है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मतलब इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस होगा इंटरसेप्ट पे। तो देखो, अगर कोई लाइन
ऑरिजिन से नीचे कट कर रहे हैं तो उसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट का काम कौन कर रहा है, बी कर, तो बी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे ऑरिजिन के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बी पॉजिटिव है। ठीक है, सेम लॉजिक से यहाँ पर भी बी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके चारों केस कवर हो गए हमारे लीनियर फंक्शन का। और इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि कभी भी कोई पॉलिनोमियल अगर होगा तो वो पक्की बात है कि वो मतलब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। अगर हमने उसके रेस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं किया है तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, रेंज भी उसका ऑल रियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर भी कवर हो गया, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया। अब उसके बाद है उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है दैट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो ये रहा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ये सब। हाँ, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे सारे केस को भी एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन मुझे डिस्कस करना है, तो हमारा फंक्शन होगा y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया तो फिर तो वो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट है लेकिन साथ में कुछ नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो क्या होगा कि इस टाइप का फंक्शन जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक कॉमन निकाला। अब पूरा ये मैथमेटिकल प्रोसीजर ध्यान से देखो कैसे एक्सप्लेन किया है। तो पहला क्वेश्चन उठाया कि क्या यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक नॉन जीरो है तो कॉमन लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाता तो फिर तो बी बाई ए लिखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। तो ए अगर नॉन जीरो है तो ही जाकर के हम ए कॉमन ले सकते हैं। एक तो ये पहली बात, ए कॉमन लिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी बाई ए हो गया, एक्स हो गया, ये प्लस सी बाई ए हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, जैसे तुम लोग को बचपन में सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा टर्म अपने मन से ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी मैथमेटिक्स में, पूरे मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि कुछ भी मैनिपुलेशन कुछ करोगे तो ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपने मन से ये वाला टर्म जो है ऐड किया हुआ, ये वाला टर्म ऐड किया है, तो यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे प्लस सी बाई ए था तो उसको ऐड कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे लिख दिया। ठीक है, पूरा ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ध्यान से देखो। हाँ, फिर ये बच गया माइनस बी स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला तो ये बच गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो ये बन गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन निकाला, फिर एलसीएम लिया तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। टाइम बचाना है यहाँ पे। ये सब अभी जस्ट मैंने क्लास लिया है, इसलिए ये पूरा मेरे पास स्लाइड तैयार है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे इसको मैंने डी बोल दिया तो डी बाई 4a स्क्वायर हो गया। फिर क्या किया, एक को मल्टीप्लाई किया तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और a इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एक a जो है ये वाला a और ये वाला a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा d बाई 4। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस d बाई 4a को मैंने इधर ट्रांसफर किया, इधर। यस, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया y प्लस d बाई 4a और a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब फिर मैंने क्या किया कि जो y प्लस d बाई 4a था उसको मैंने कैपिटल Y बोल दिया, और ये मेरा हो गया x प्लस b बाई 2a को मैंने कैपिटल X बोल दिया। तो मेरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, y बराबर a टाइम्स ऑफ कैपिटल X का स्क्वायर। अब तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, 11th क्लास में तुमने क्या पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन होता है, दिस इज पैराबोला। ठीक है, दिस इज पैराबोला। तो मैंने क्या किया कि मैंने 4a को इधर ट्रांसफर किया, तो y बराबर हो गया 1/4a और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब अगर 4a कांस्टेंट है तो 1/4a भी कांस्टेंट होगा, तो इसी कांस्टेंट को हमने एक नया नाम दे दिया, लेट्स से इसको k बोल दिया, तो y बराबर kx स्क्वायर आ गया। सो दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पर स्मॉल y के टर्म्स में लिखा है, दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला। ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं 11th क्लास में। वैसे तो स्टैंडर्ड हम इसको बोलते हैं y स्क्वायर बराबर 4ax को, बट उसी लाइन में तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा x स्क्वायर बराबर 4ay भी पढ़ा होगा। अगर तुम लोगों
अगर तुम लोग सीरियसली जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर तुम लोगों ने पक्का 100% पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो तुमने क्या देखा कि y बराबर ax स्क्वायर टाइप चीज लिखा है। अब कांस्टेंट का नाम तुम के बोलो, चाहे लैम्डा बोल दो, चाहे ए बोल दो, चाहे बी बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा उसको, वो रहेगा तो पैराबोला। इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन आया है यहाँ पे, यस, तो वो दिस इक्वेशन इज अ पैराबोला। ठीक है, समझ आ रहा है, दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, बहुत। इसका मतलब कि एक तो पहला यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला है। ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। यहाँ से प्रूफ कर दिया मैंने कि ग्राफ मेरा पैराबोलिक है। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा मैंने बताया था कि y बराबर 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अगर लिखा है और उसमें तुम्हारा k अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो कॉफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ, मतलब कॉनकेव पार्ट जो है, ये वाला पार्ट होता है कॉनकेव पार्ट होता है, और पीछे वाला तो कॉन्वेक्स पार्ट। ठीक है, तो जो कॉनकेव पार्ट है वो ऊपर की तरफ उसकी ओपनिंग होगी। तो अगर के पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ओपनिंग होगा, अगर के नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ओपनिंग होगा। इसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं। तो दोनों बातें समझ में आ रही है। तो फाइनली हमने क्या सीखा यहाँ से, एक और कंक्लूजन निकला यहाँ से कि अगर क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज ए, और ए आया कहाँ से, आया है यहाँ से, बिल्कुल स्टार्टिंग में। चलो, तो अगर हमें फाइनली यहाँ से एक चीज और मिली है कंक्लूजन कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर ए अगर पॉजिटिव है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का ए अगर पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ उसकी ओपनिंग होगी। और अगर ए नेगेटिव हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये पक्की बात है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यस। ओके। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि जैसे अगर स्टैंडर्ड पैराबोला की बात चल रही है, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अगर मुझे दिया हुआ है, तो तुम ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ता हूँ, पॉजिटिव एक्स में, तो पहले क्या हो रहा है कि पहले मेरा ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, मतलब वैल्यू लगातार घट रहा है। तो पहले क्या हुआ कि फंक्शन डिक्रीजिंग है इस साइड में, उसके बाद क्या हुआ कि ये रहा ऑरिजिन, और ऑरिजिन के आगे जाने पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है कहाँ पे, जहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया था, तो वहां जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो तुमको समझ में आया। तो हुआ क्या कि पैराबोला में होता क्या है कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, या फिर इंक्रीजिंग से, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं ग्राफ और यहाँ पर डिक्रीज करने लगे। तो या तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में होगा ट्रांजिशन, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में होगा ट्रांजिशन, और वो एक पॉइंट के थ्रू होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ मेरा टर्न लेगा, समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मेरा ग्राफ टर्न लेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। यस, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, समझ में आया। नाउ अब यहाँ पर तुमको ध्यान से सुनना है कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसमें हम स्मॉल y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ये वाला फंक्शन लिख रहे हैं, इसके लिए जो वर्टेक्स होता है वो होता है ऑरिजिन, यानी कि 0,0। अब ऑरिजिन आता कैसे है? ऑरिजिन आता है कि एक बार स्मॉल एक्स को 0 किया और एक बार स्मॉल y को 0 किया। ठीक है, करेक्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब मैं पैराबोला की बात करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन है उस वाले पैराबोला की बात करता हूँ। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल y के जगह पर कैपिटल Y को 0 पुट करना पड़ेगा। कैपिटल Y को 0 पुट किया, दैट दिस मींस y प्लस b बाई 2a बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया माइनस b बाई 2। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल x के जगह पे कैपिटल X को 0 किया, तो वहां से x प्लस b बाई उल्टा लिख दिया, यहाँ पे d बाई 4 है y में, बाई मिस्टेक, ये था d बाई 4 है, तो y का वैल्यू आ गया माइनस d बाई 4। ध्यान से देखो, y प्लस d बाई 4 है, और कैपिटल X को 0 किया तो x प्लस b बाई 2 बराबर 0। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ गया माइनस b बाई 2। यानी कि मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मुझे दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, और जो उस पैराबोला का जो ग्राफ होगा उसमें वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस b बाई 2।
यस, अब यहाँ पे हाँ, तो जो वर्टेक्स जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे वर्टेक्स, यस, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स और y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका जो वर्टेक्स होगा वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको याद कर लिया अच्छे से, माइनस p बाई 2 है कॉमा माइनस d बाई 4, करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक आ गया सब, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ। अब फाइनली सब कुछ मेरा क्लियर हो चुका है, वर्टेक्स समझ में आ गया, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, वो भी समझ में आ गया मेरे को। अब ग्राफ ऐसे मैं एक ड्रॉ करवा दूंगा तुमको, तुम्हारे मतलब हेल्प के लिए। अभी फिलहाल के लिए ये देखो कि फाइनली ग्राफ मेरा बनेगा कैसे। तो देखो मैंने क्या सिखाया था कि अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ध्यान से सुनो, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर निकल गया, और या तो ग्राफ ऐसे टच करने लग जाएगा, या फिर ऐसे बनेगा। ये तीन टाइप से बन सकता है ग्राफ। ये कब, ये तीनों ही केस में क्या चीज कॉमन है, तीनों ही केस में कॉमन है ए पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ए नेगेटिव अगर हो गया तो, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो ये तीनों पॉसिबिलिटी होंगी। ए नेगेटिव हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तो तीनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में, मतलब ये वाले डायग्राम में मेरा ग्राफ जो है, मतलब पैराबोलिक जो ग्राफ है, वो एक्स को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है। यहाँ पे टच करने लग गया, यहाँ पे कट करने लग गया। तो अब तुम ऐसे सोचो कि कभी भी, तो मैंने एक क्लास में और बताया था कि कोई भी फंक्शन मुझे दिया हुआ, जैसे ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये जितनी बार भी एक्स को कट करेगा, एक दो अगर 3 पॉइंट पे कट किया तो अल्फा बीटा गामा, जितनी बार भी एक्स को कट करेगा उतनी बार ही रूट्स आएंगे किस इक्वेशन के, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो फाइनली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ इस वाले केस में, ये ग्राफ ना तो एक्स को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब कोई रूट नहीं आ रहा होगा। कोई रूट नहीं आने का मतलब है कि रियल रूट नहीं आ रहा। तो रियल रूट अगर नहीं आ रहा है तो वो कब, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या हुआ, सर, स्क्रीन उड़ गई। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट। Just a minute, just give me 1 minute. अभी विजुअल है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके चलो, यस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो फाइनली जस्ट फॉर टेक्निकल रीजंस ये विजुअल नहीं था, ठीक है, तो इसको एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ देखो, तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, मैं समझा रहा था यहाँ पे तुम लोगों को कि सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, अगर कोई ग्राफ जो है, ये पॉइंट तुम लोग के लिए हो गया होगा, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ ने एक्स को जितनी बार भी कट किया, जितनी बार, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के रूट्स कितने हो जाएंगे, 3 रूट्स होंगे। तो वो रूट कहलाएगा अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। यस, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ, ये अगर पॉजिटिव है तो ये तीनों ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा। बट क्या हो रहा है कि ये ग्राफ कब बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ग्राफ जो है, पैराबोलिक ग्राफ जो है, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है, वो एक्स को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। इसका मतलब कि मेरा डी क्या हो गया होगा, नेगेटिव।
मतलब रूट्स नहीं आ रहे हैं। रूट्स नहीं आने का मतलब क्या है? रूट्स तो आएगा, ये हम जानते हैं, लेकिन वो रूट रियल रूट नहीं होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट होगा। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर में हम क्या बोलेंगे कि रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो रियल रूट पॉसिबल कब नहीं होता? जब मेरा डी नेगेटिव होता है। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है कि जब मेरा ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इस केस में मेरा एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर आएगा, ये पक्की बात। चलो अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नीचे आ गए। हाँ, यस, यहाँ पे क्या हुआ कि दो रियल रूट आ रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि दो बार कट कर रहे हैं। तो वो डिस्टिंक्ट रूट कब आएगा? जब मेरा डी पॉजिटिव हो। अगर किसी क्वाड्रेटिक में डी पॉजिटिव होता है तो डिफरेंट डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ए पॉजिटिव और डी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हो गया और डी लेस देन 0 दोनों केस कवर हो गए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा? डी इक्वल्स टू 0। और वैसे भी तुम देख सकते हो, जैसे डी इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ उसके पीछे कारण देखो। जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ऐसे सोचो ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा ग्राफ है ऐसे। अब किसी कुछ डाउट है क्या? पूछना किसी को? कैसा? ठीक है। हाँ, ये देखो ग्राफ मेरा कैसा बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है। हाँ, मेरा पैराबोलिक ग्राफ ऐसे था, ऐसे। तो ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। तो एक तो कॉन्केव अपवर्ड है ग्राफ है, तो ए पॉजिटिव होगा और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दो डिफरेंट रूट भी आएगा, तो डी भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे खिसका है। मतलब मैंने क्या किया, एक्स को नीचे खिसकाया है। तो तुम ध्यान से देखो, पहले पहले अल्फा बीटा के बीच इतना डिस्टेंस था, इतना ज्यादा डिस्टेंस था। अब क्या हुआ, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है। अब मान लो कि ये पोजीशन चेंज हो गया तो डिस्टेंस कम हुआ, मैंने एक्स को और नीचे खिसकाया। अब देखो अल्फा बीटा और पास आ गए। फिर एक ऐसा सिचुएशन होगा जब एक्स एक्सिस पूरा टच करने लगे, तो उस केस में क्या हुआ कि अल्फा भी यहीं पे पहुंच गया और बीटा भी यहीं पे पहुंच गया। तो दोनों रूट एक ही जगह पे आके कोलैप्स कर गए। समझ में आ रहा है? यानी कि रूट रिपीट कर गया। मतलब लॉजिकली समझो चीजों को। तो क्या हो क्या रहा है कि अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है मेरा, अगर मेरा एक्स एक्सिस टच कर रहा है यहाँ पे, तो समझ जाना कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा, लेकिन वो दोनों रिपीटेड रूट होगा। और रिपीटेड रूट कब होता है? जब मेरा डी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये तीनों केस कवर हो गया। चलो अब सेम लॉजिक से जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में है। राइट साइड के लिए क्या होगा कि अगर मेरा ए नेगेटिव होगा तो मेरा ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। और बाकी तीनों का तीनों कंडीशन ऐसे का ऐसे क्या है, डी लेस देन 0 तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है तो उस केस में मेरा एफ ऑफ एक्स मतलब वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के हमेशा नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। तो ये हो गया। अब ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ग्राफ देखो भाई, ग्राफ तुमको कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ये थोड़ा समझ लो। जैसे मान लिया कि मैंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे हाँ, ये तो समझ में आ गया। दूसरा कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन मुझे दिया हुआ है। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो मेरा ग्राफ है ये पैराबोलिक बनेगा। मान लो ऐसा ग्राफ बन गया। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो y को कहाँ पे कट करेगा? तो y को कट करेगा जहां पे मेरा x 0 हो जाए, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है।
तो हमने क्या किया, इसी इसी इक्वेशन में x को 0 पुट किया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा, c बचा। तो यानी कि y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0,c हो जाएगा, तो y को कहाँ पे कट करेगा, तो 0,c पे कट करेगा। तो एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो अब ग्राफ कैसे बनेगा उस पे आते हैं। तो ग्राफ एक एग्जांपल लिया था हमने पीछे। हाँ, मान लो कि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा, c बराबर -8 हो गया। ठीक है, फटाफट से क्या किया मैंने, d निकाला, d बराबर हो गया b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर हो गया 49 और -4 इंटू 1 इंटू -8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 49 और 4 है 32 प्लस 32 हो गया, तो ये आई थिंक 81 होगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि मेरा ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि 1 है तो पॉजिटिव रहेगा, और डी भी मेरा पॉजिटिव है। तो मुझे पहले से पता है, ये मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे। क्योंकि आपने देखा था कि ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव होने पर ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब कैसा बनेगा वो तो बाद की बात है, पहले इतना हमने जज कर लिया। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद अगले स्टेप पे आ गए। तो अगले स्टेप पे पहुंचे तो मैंने क्या किया, वर्टेक्स निकाला। तो वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -b/4a, सही। यस, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मेरा -b यानी कि -7/2 और -81/4, 4 इंटू 1 4a, 4 इंटू 1 हो गया 4। यस, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब तुम ध्यान से देखो कि कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स मेरा जो वर्टेक्स होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑफ कोर्स, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, और साथ में अगर मान लो अगर डी पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब पक्का रूट भी आएगा। तो अगर तुम डायरेक्टली फैक्टराइज कर पा रहे हो तो डायरेक्टली फैक्टराइज कर दो, अगर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो अवेलेबल होता ही है। कौन सा फॉर्मूला, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac बाई 2a। इस वाले फॉर्मूले से तुम क्या करो, रूट्स निकाल दो। बट यहाँ पर तो मुझे दिख ही रहा है ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज किया इसको और ये हो जाएगा तुम्हारा x -1 और आई थिंक x + 8 हो जाएगा। तो इसको 0 के बराबर किया तो यहाँ से रूट्स क्या क्या होंगे, रूट्स एक 1 होगा और एक -8 के बराबर रूट्स होगा। ठीक है, ये रूट्स हो गए, ये सारा कैलकुलेशन मैंने कर लिया। अब मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, y इंटरसेप्ट क्या होगा ये भी ध्यान रखना है। y इंटरसेप्ट होगा तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, x को 0 किया, यहाँ भी 0 किया तो 0 + 0 -8 हो गया। चलो सब कुछ क्लियर। अब ग्राफ में बनाना स्टार्ट करता हूँ, लास्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा देखो, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे कि मेरा एक रूट था -8 था ना, एक रूट था -8 और एक था +1। ठीक है, अच्छा वर्टेक्स मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया -7/2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -81/4, है ना, यही होगा। यस, -7/2 18/4। ठीक है, चलो जी, उसके बाद क्या करना है कि जहां पर ये दोनों मीट करेगा, ये दोनों पॉइंट, ये लाइन यहाँ पे पॉइंट जो आएगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो यही वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स से ग्राफ टर्न लेगा और ए पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनता है। देखो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ यहाँ से आएगा आएगा आएगा, उसके बाद y को कहाँ पे कट करेगा, y इंटरसेप्ट मेरा क्या था, y इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे -8 था। तो ऑफ कोर्स -8 का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब ओरिजिन से नीचे कट करवाएंगे इसको, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर मान लो y का वैल्यू 8 होता तो हम ऊपर जाके कट करवाते इसको, तब कहाँ दे जाते, ऊपर ऊपर ऐसे कट करवाते, ऐसे ऐसे कट करवाते। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये निगेटिव में है, तो निगेटिव में ऐसे जाएगा, ऐसे। यस यस, बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा -8 और ये हो गया 1। सब कुछ क्लियर हो रहा है। और अब चाहो तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट लिख दो -7/2 एंड -81/4, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऐसा अगर आप दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखने वाली बात क्या है कि अच्छा इस पॉइंट पे चलो, ये तुम्हारा हो जाएगा -8 पे बना। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे देखो,
जैसे मान लो 2 पॉइंट मुझे दिया हुआ है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट तुम लोग को पता होगा, उसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ पर भी एक और फैक्ट यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया, इस पॉइंट का मतलब रूट्स का मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकालो, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8/2 x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज -7/2। अब तुमको दिख गया होगा कि जो रूट्स का जो मिड पॉइंट है वही वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकला, इसको मैं बार बार यूज करता रहूंगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ 2 बार कट कर रहा है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का जो मिड पॉइंट है, अल्फा बीटा का जो मिड पॉइंट है अल्फा का बीटा बाई 2, वही हमारे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। ये भी ध्यान रखो, ऐसे भी देख सकते। और तुम बोलोगे वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, इस x मतलब अगर मुझे किसी फंक्शन में y बराबर f ऑफ x में मुझे x पता चल गया तो y तो निकल ही जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस x की जगह पे जाकर के जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां ये अल्फा प्लस बीटा जाकर रख दूंगा। समझ आ रहा है क्या? तो अपने आप ही मुझे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी निकल जाए। तो ये भी एक तरीका है, सोचने का तरीका है। इसका यूज हम बाद में करेंगे, अभी तुम इसको छोड़ो, ठीक है। बट इस फैक्ट को याद रखना है कि रूट अगर आ रहा है तो उस रूट का जो मिड पॉइंट होता है वही वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो ठीक। अब फाइनली अगर तुमने ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। अब तुम यहाँ पे इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तो होगा ऑल रियल नंबर। डोमेन में पढ़ा चुका तुम लोगों को, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर होगा तो उसका डोमेन हमेशा आर के बराबर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं कभी भी। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो रेंज बताया था कि वाई में प्रोजेक्शन देखते हैं, तो वाई में इसने कितना कवर किया दिख रहा है सभी बच्चों को? तो यस रेंज सर। कितना हो जाएगा भाई? रेंज हो जाएगा -81/4 से इंफिनिटी। बस हो गया, इनफिनिट। यस। तो ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, फाइनली क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। अब बाकी तुम अपने आप ड्रॉ करके देख रहे हो। जब अब मान लो कल को मैं तुमसे कुछ भी पूछ लूं, जैसे मान लो मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, वाई बराबर से ग्राफ ड्रॉ करो -x² प्लस 2x प्लस 5, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा a नेगेटिव है, तो मुझे पहले से पता है कि ग्राफ मेरा ऐसे आने वाला है। फिर तुम d निकाल के देखना, d पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से कुछ और बनेगा, d नेगेटिव है तो उसके हिसाब से कुछ और बनेगा। फिर वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स को चेक किया कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो सब सारा कर पूरा करके तुम्हारा अपने आप ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने तुमको रफ आइडिया दे दिया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ। तो अब ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा लीनियर कवर हो गया, हमारा कांस्टेंट कवर हो गया हमारा, फिर उसके बाद कवर हो गया क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग सभी बच्चों को याद करें, इसमें बच्चे बड़े बड़े कंफ्यूज होते हैं। फंक्शन स्पेशल है y बराबर f ऑफ x बराबर x की पावर n का ग्राफ, ठीक है। तो अब इसमें केसेस बनाएंगे। तो मैंने केस क्या बनाया, फर्स्ट केस मेरा क्या है कि n का वैल्यू मैंने लिया 2 और मेरा m जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा। तो मेरा फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा x² बनेगा, x की पावर 4 बनेगा, x की पावर 6 बनेगा। तो चाहे x² का ग्राफ बने, चाहे x की पावर 4 का ग्राफ बने, चाहे x की पावर 6 का ग्राफ बने, सारा का सारा ग्राफ ऐसे ही बने। एक तो पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो है x² का ग्राफ है, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो x की पावर 4 वाला ग्राफ है, और जो रेड वाला ग्राफ है वो x की पावर 6 का ग्राफ है। तो तुम देखो ध्यान से, जितना पावर बढ़ाओगे इवन पावर, उतना ग्राफ दोनों तरफ से y की तरफ अप्रोच करने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण देखो। देखो अभी वही मैंने टेबल बना के सिखाया था कि -1 अगर रखोगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, इसलिए y बराबर 1, ठीक है। और 1 रखोगे तो भी y का वैल्यू 1 आएगा। तो किसी भी फंक्शन में x का वैल्यू 1 रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो। -1 रखोगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, +1 रखोगे तो भी 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फोकस करो। अच्छा, जैसा ग्राफ राइट में है वैसा ही ग्राफ बिल्कुल लेफ्ट में आएगा, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ओके, ये सारे केसेस ध्यान रखना है।
और ग्राफ वगैरह याद रहेगा तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा उसका पीछे भी कारण बताया था। देखो जैसे x है मेरा, तो मैंने 0 से 1 के बीच वैल्यू लिया, तो x का वैल्यू ले लिया मैंने 1/2 को, तो एक्स स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा 1/4 और x की पावर 4 जाएगा 1/16। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है। तो क्या हुआ, तो ध्यान से देखो कि जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो 0 और 1 के बीच में ज्यादा ऊपर की तरफ, ध्यान से देखो, यानी एक ही स्केल पे, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, एक ही स्केल पे जो ब्लैक वाला ग्राफ है, एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है 0 और 1 के बीच में सबसे ऊपर है, ठीक है। और जैसे x की पावर 4 आया, ग्रीन वाला ग्राफ उसके नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आया, रेड वाला उसके और नीचे आ गया, ठीक है। फिर 1 के बाद क्या हुआ, 1 से जैसे ही आगे बढ़े, तो अब जैसे 2 लिया मैंने, 1 से आगे लिया, जैसे 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 की पावर 4 16 हो गया। और ऐसे ही तुम अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 6 अगर निकालोगे तो वो तो और भी ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 से जैसे मैं आगे बढ़ा तो ब्लैक वाला यहीं पर ऐसे निकल गया, ग्रीन वाला ज्यादा स्टीपर हो गया, ध्यान से देखो, ज्यादा स्टीपर हो गया, और रेड वाला और भी ज्यादा स्टीपर हो गया। और जैसा ग्राफ राइट में बना है वैसे लेफ्ट में बना दो। तो इसीलिए जितना पावर बढ़ाओगे उतना ही हमारा क्या होगा, ग्राफ दोनों साइड से क्या होने लग जाएगा, वाई की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। अब कल कोई बच्चा बोलेगा कि सर x की पावर 100 का ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर x की पावर 100, तो वो भी ऐसा ही बनेगा, बट वो ग्राफ क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाएगा y के बहुत क्लोज आ जाएगा। समझ में आया? यस ओके चलो। उसके बाद फिर ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान एक और बात का रखना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, इन सारे ग्राफ्स में y बराबर जो एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है उसको ही पैराबोला बोलेंगे। बाकी सारा ग्राफ पैराबोलिक टाइप है, लेकिन दैट इज नॉट पैराबोला। मेरे से कोई पूछेगा, क्वेश्चन आके पूछेगा कि सर y बराबर x की पावर 4 पैराबोला होता है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होता है तो पैराबोला। हाँ, इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक टाइप होगा, दैट इज नॉट पैराबोला। समझ में आ रहा है? तो सिंपली y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वही हमारा पैराबोला। चलो, तो ये हमारा पहला केस कवर हो गया, जब हमारे x पे इवन पावर चढ़ती है। दूसरा केस है, अच्छा इसका डोमेन और रेंज भी देखो साथ साथ, तुमको समझ में आई गया होगा। डोमेन होगा और रियल नंबर, क्योंकि पूरा नंबर लाइन कवर हो गया, और रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, और 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 0 वाला पॉइंट जो है वो ऑब्टेन होगा, सीरियस। चलो ठीक है, आगे y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू मैंने 2m + 1 लिया, m बराबर पॉजिटिव इंटीजर है तो m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो मुझे फंक्शन ऐसे मिलने लग जाएगा y बराबर x³ x की पावर 5 x की पावर 7। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, अगर x³ का ग्राफ, जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ है, फिर 1 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, तो 1 के 0 और 1 के बीच में क्या होगा कि x की पावर 5, रेड वाला x की पावर 5 है, ग्रीन वाला x की पावर 7 है, तो फिर यहाँ भी वही होगा, पावर बढ़ाओगे तो यहाँ से भी ये घूमने लग जाएगा इधर की साइड पे, और यहाँ भी घूमने लग जाएगा इधर की साइड पे, दोनों साइड से, बाकी सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। तो ये ग्राफ हो गया x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9 एंड सो ऑन, सबका ग्राफ ऐसे ही होगा। बस इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, ऑल रियल। चलो 2 केस कवर हो गए। तीसरा केस ये है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x की पावर n है, वही फंक्शन तो वही चल रहा है। अब मैंने क्या किया, n बराबर लिया 1/2 है, तो उसमें मेरा फंक्शन बनेगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, मतलब स्क्वायर रूट x हो गया, फिर x 4th रूट ऑफ x हो गया, फिर 6th रूट ऑफ x हो गया। इन सब का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा सीधा ग्राफ, सब याद होना चाहिए, अच्छे से याद रखो, ये पूरे कैलकुलस में यूज होता रहेगा, ठीक है, पूरे इंटायर कैलकुलस में यूज होगा, तो इससे बच के नहीं तुम जा सकते, ठीक है। हाँ, तो डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन होगा 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी, खत्म, आगे बढ़ो। यस, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n में n का वैल्यू मैंने ले लिया 1/2m + 1, और m पॉजिटिव इंटीजर है, तो x के पावर में आ जाएगा 1/3, 1/5, 1/7। x पे अब ऑड रूट आ रहा है, मतलब 3rd रूट ऑफ x, 5th रूट ऑफ x, इन सब का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ x की पावर 1/3, इसी टाइप का बनेगा x की पावर 1/7, 5 एंड सो ऑन, सबका ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ओके चलो, इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो गया, ऑल रियल। चलो आगे आ जाओ, 4 केस कवर हो गए, अब 5वें केस पे आ गए।
y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n में n का वैल्यू मैंने -2n लिया। अब तुम ध्यान से देखो, हमने पहले 4 केस में क्या लिया था, पहले हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया था, यहाँ पे n बराबर 2m लिया, +2m लिया, फिर 2m + 1 लिया, फिर 1/2m लिया और 1/2m + 1 लिया। ऐसे 4 केस और बन जाएंगे जब n बराबर -2m लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा, m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। तो मेरा फंक्शन बनेगा x की पावर -2, x की पावर -4, x की पावर -6, यानी कि 1/x², 1/x की पावर 4। तो इन सारे ही फंक्शन ग्राफ ऐसा दिखाई देगा मेरे को, 1/x² हो, चाहे 1/x की पावर 4 हो, चाहे 1/x की पावर 6 हो, सब ग्राफ ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, ये ग्राफ अच्छे से याद करिए। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 पे डिफाइन नहीं होगा ये, ठीक है, और रेंज भी 0 से इंफिनिटी चला गया। 0 पे ओपन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कभी टच नहीं करेगा इसको, y को कभी टच नहीं, तो 0 वाला पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगले केस में। आप y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n में n का वैल्यू लिया मैंने -2m -1 लिया। अब बच्चा बोले सर आपने तो ऊपर में 2m + 1 लिया था, तो यहाँ भी आपको 2m + 1 लेना चाहिए था। तो मैंने 2m - 1 जानबूझ के लिया है, क्योंकि 2m - 1 में m का वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 और -1 1 हो जाएगा, तो x की पावर -1 वाला केस भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर में जो स्टार्ट हो रहा था मेरा फंक्शन, वो 3 से स्टार्ट हो, क्योंकि y बराबर x का ग्राफ तो मुझे आता ही है, पहले से आता है, तो वो मुझे आइडियली डील करने की जरूरत है। उसका ग्राफ बनता है ऐसे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से स्टार्ट करवाया। बट यहाँ पर y बराबर साथ में मुझे कवर करना था 1/x भी कवर करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2m - 1 ले लिया। तो यहाँ पर जब मैंने रखा तो ये मेरा फंक्शन बन गया, 1/x हो गया, 1/x³ हो गया, 1/x की पावर 5 हो गया। तो y बराबर 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद करो, तो याद आ रहा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ग्राफ ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनता है, y बराबर 1/x ग्राफ ऐसे होता है। इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सब पे ग्राफ ऐसे ही बनेगा, 1/x हो चाहे 1/x³ हो, सब पे ग्राफ इसी टाइप का दिखाई देगा, इसी शेप में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज भी हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार -2m लिया, एक बार -1/2m लिया, तो इस बार फंक्शन कैसा दिखाई देगा, y बराबर x की पावर -12 यानी कि 1/√x, 1/4√x, 1/6√x। तो इसका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, सिर्फ एक ही ब्रांच आएगी और फिर आता ग्राफ ऑफ 1/√x, 1/4√x एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका ग्राफ ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखाई देगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना ग्राफ मैंने पढ़ाया सबका सब याद कर लो अच्छे से, जैसे मर्जी बाई हार्ट याद कर दो, तो तुमको कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, तो अच्छे से याद करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितना भी ग्राफ सिखाया जा रहा है। ओके, इसका डोमेन हो गया, डोमेन रेंज के साथ में रखा लगा, ऐसे तो समझा दिया मैं। तो 0 से इन्फिनिटी, लास्ट केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 में मैंने क्या किया, n का वैल्यू -1/2m + 1 ले लिया, तो x का वैल्यू -1/3 हो गया, -1/5 हो गया। इसका ग्राफ भी लगभग इसी टाइप का बनेगा, 1/x की तरह ही बनेगा, बट मतलब यहाँ पे फंक्शन अलग है। ये फंक्शन शेप उसी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रेंज क्या आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चलो, तो अब तुम्हारा क्या हो गया कि सारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कौन कौन कवर हो गया, कांस्टेंट कवर हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन में कांस्टेंट कवर हो गया, फिर तुम्हारा लीनियर कवर हो गया, क्वाड्रेटिक कवर हो गया, फिर x की पावर n वाला टाइप कवर, उसमें 8 केस कवर हो गए। ठीक है, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया, लॉगरिथमिक खत्म हो गया, सिग्नल फंक्शन कवर हो गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कवर हो गया, फिर तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कवर हो गया, सब कवर हो गया। तो अब तुम्हारा क्या बचता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे आ गए। वो साइन एक्स अगर आप ऐसे होता है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तो हर बच्चे को पता होता है। बाकी यहाँ पे साइन एक्स बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो 0 होगा जहाँ जहाँ पे कट करेगा x को, तो 0 पे कट करेगा, पाई पे कट करेगा, 2 पाई पे कट करेगा, तो n पाई इसका आंसर होता है। साइन एक्स बराबर 0 का सॉल्यूशन होता है n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगा -1 to 1, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, तो 2 पाई होगा। जैसा ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, वही ग्राफ यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। वैसे तो 4 पाई के बाद भी रिपीट होगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सा है, 2 पाई है, तो 2 पाई इसका आंसर हो गया। फंडामेंटल पीरियड साइन हो गया। कॉस का ग्राफ ये सामने स्क्रीन पे दिखा हो,
फिर उसमें यहाँ भी वही बात है, cos x बराबर 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को होता है, देखो पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, 5 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर हो गया, डोमेन वही होगा, रेंज वही होगा, पीरियड अभी वही होगा कि जैसा ग्राफ 0 पे आ रहा है वही ग्राफ यहाँ पे 2 पाई पे आ रहा है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ये रहा सामने स्क्रीन पे तुम्हारा दिखाई दे रहा है, सामने स्क्रीन पे तुमको दिखाई दे रहा है y बराबर 10x में, हाँ हाँ, ये 10x ग्राफ ऐसे दिखाई देगा तुमको, ये साइन, इसमें इसमें क्या होगा, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं उसको। तो जहां जहां तुम्हारा cos x 0 होता है वहां वहां तुम्हारा tan x अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। और cos 0 कहाँ पे होता है वो तुमने देखा है पीछे, cos x 0 होता है जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है। तो इसीलिए इसका डोमेन जो होगा, tan x का डोमेन जो होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और रेंज क्या हो गया, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, पूरा y कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, tan x बराबर 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर n पाई, तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू n, ठीक है, बस सब सारा एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो इसका पीरियड एक फंक्शन है, पीरियड कितना हो जाएगा, तो पाई के बराबर होगा। तो जैसा ग्राफ तुमको 0 पे दिखाई दे रहा है वही सेम ग्राफ तुमको पाई पर भी दिखाई दे रहा है, फिर अगला ग्राफ फिर 2 पाई पर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ओके। नाउ अगला है cot x, तो cot x में cot x को हम लिख सकते हैं cos बाई साइन, तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां इसको दिक्कत होगी, तो साइन 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे 0 होता है, r माइनस n पाई, इसका डोमेन हो गया। रेंज वही, ऑल रियल नंबर, पूरा y कवर कर लेगा। पीरियोडिक फंक्शन है, यस पीरियड हो गया पाई। बाकी ये रहा तुम्हारा सेकंड एक्स ग्राफ, ये सामने देख सकते हो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको, सेकंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, तो cos x जहां जहां 0 होगा वहां वहां सेकंड को दिक्कत होगी, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और फिर रेंज हो जाएगा -1 से 1 के बीच वाला जो इंटरवल है, देखो यहाँ पे बीच में ग्राफ नहीं है, मतलब इस पूरे इंटरवल में ग्राफ नहीं है, 1 के नीचे है ग्राफ, और -1 के नीचे है और 1 के ऊपर है, इसलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड 2 पाई के बराबर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लास्ट है cos x, अगर आप ये सामने, इसमें भी क्या होगा, cos x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, साइन जहां जहां 0 होगा वहां वहां डोमेन दिक्कत होगी, तो आंसर होगा r माइनस n पाई, और रेंज वही हो जाएगा, इसका भी वही सेम चीज होगा, 1 के ऊपर है और -1 के नीचे है, पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई, मतलब जैसा ग्राफ यहाँ पे है 0 पे वही सेम ग्राफ यहाँ पे रिपीट हुआ, 2 पाई पे रिपीट हुआ, पीरियोडिक फंक्शन है, यस फंडामेंटल प्रेडिकेट है। चलो ये सब तुमको खत्म किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म। हाँ, एक और फंक्शन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करता है पूरे आईआईटी मैथमेटिक्स में, तो ये वाला फंक्शन बहुत बार आएगा, तो उसका ग्राफ भी याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, इसका ग्राफ ऐसे होता है, कैसे बनता है ग्राफ, अभी बनता कैसे होता तुम छोड़ो, अभी तुमको याद करना है, बस ग्राफ याद करना है, जो मैं बोल रहा हूँ याद कर लो बस, बाई हार्ट याद करो। तो y बराबर x प्लस 1 बाई, ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे y बराबर x लाइन ऐसे जाता है, ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, ये ग्रीन वाला दो ब्रांच है, ये 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ जाएगा, -1 के करस्पॉन्डिंग -2 आ जाएगा, तो डोमेन हो गया ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसने 0 से आगे पूरा कवर करके दे दिया, इसने -∞ से 0 तक कवर करके दे दिया, लेकिन 0 पे टच नहीं करेगा, तो 0 वाला पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और रेंज क्या होगा, रेंज देखो तुम ध्यान से, -2 और 2 के बीच में ग्राफ नहीं है, लेकिन -2 के ऊपर है, सॉरी 2 के ऊपर है और -2 के नीचे है, तो दैट्स व्हाई रेंज विल बी दिस, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है किसी बच्चे की, अब कुछ क्लियर है, जहाँ जो ग्राफ मैंने सिखाया है उन सारे ग्राफ्स में कोई दिक्कत है, नॉट अब सर। वो ग्राफ अगर तुमको याद रहेगा तो तुमको बहुत, हाँ तुमको फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे फायदा ये मिल जाएगा, देखो जैसे अभी तुम 1 अभी मैंने एक टॉपिक अभी स्लाइड शो में दिखाया था कि 1 फंक्शन है, मैनी 1 फंक्शन है, कब बोलते हैं 1, तो मतलब मुझे फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने लगते हैं, मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, इसने क्या किया, ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर गया, अगर 2 पॉइंट पे कट कर गया तो पक्का ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 फंक्शन, मुझे आइडियली सोचने की जरूरत है। तो अगर मुझे ग्राफ वगैरह अच्छे से याद है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, 1 मैनी 1 देख लूंगा, ठीक है, मुझे फालतू के लफड़े पढ़ना ही नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा y बराबर x प्लस 1 बाई x कैसा फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा मैनी 1 फंक्शन है, तो ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, चलो तो ये तुमको अभी दिखाई देगा, मैं 1 मैनी 1 बताऊंगा। तो चलो अब एक अगला
मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये भी याद करो तो हमारा ग्राफ का सेट कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक ग्राफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो पहला मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स, इनवर्स पूरा एक सेपरेट टॉपिक ही है, तो मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको छोड़ दो अभी, बस ग्राफ याद करो। तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, क्यों होता है कैसे होता है तुम भूल जाओ, उस ग्राफ याद करना है तो खत्म, दैट्स इट। ये होगा π/2 और ये होगा -π/2। ठीक है, चलो ओके, ग्राफ बन गया, खत्म। अब इसका साथ में वो भी लिख लो, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा इसका -1 से 1 तक। ये बहुत बढ़िया है। फिर अगर मेरे से कोई पूछेगा रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा इसका -π/2 से π/2। ठीक है, खत्म। चलो पहला फंक्शन कवर हो इनवर्स। दूसरा फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, जब इनवर्स फंक्शन का लेक्चर जब आएगा तो वहां पर ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि ऐसा ही ग्राफ क्यों बनता है। ठीक है, तो अभी तो छोड़ दो, ये हमारा y है, ये हमारा x है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये वाला पॉइंट होगा पाई, ये वाला पॉइंट होगा π/2, ये हो गया -1, ये हो गया 1, और इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से, सॉरी डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और रेंज हो जाएगा इसका 0 से π। बस याद कर दिया अच्छे से। डोमेन रेंज तो याद होना ही चाहिए बाई डिफॉल्ट, क्योंकि अगर हमको ये चीज याद नहीं रहेगा तो रेंज वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा उस पर रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो दूसरा केस, थर्ड फंक्शन, तीसरा फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देखिए। तो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए y हो गया x हो गया, ये जो लाइन होता है दैट इज लाइन y इज इक्वल टू π/2, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -π/2। ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कम होता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। यस, तो फाइनली इसका डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, पूरा नंबर लाइन कवर कर दिया। और रेंज इस बार क्या हो जाएगा, रेंज जाएगा -π/2 से लेकर के π/2, बट -π/2 और π/2 को टच नहीं करेगा ये, तो दैट्स वाई यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। खत्म हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है हमारा कौन सा, डी पार्ट था, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अगर आप देखो तो इसका ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, y हो गया, x हो गया, तो इसका ग्राफ दिखाई देगा ऐसा कुछ। ग्राफ रटना है, मैं बार बार कह रहा हूँ रटना है। ये हो गया y बराबर पाई लाइन हो गया, ये π/2 वाला पॉइंट होगा, खत्म। बस इसका डोमेन अगेन और रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई, क्योंकि ये y बराबर 0 लाइन है, तो 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ है, तो y में 0 से पाई कवर हुआ, लेकिन 0 पे ओपन और पाई पे भी open। खत्म, 4 ग्राफ हो गया। चलो अब आ जाओ उस पे, सेकेंड इनवर्स एक्स पे। तो अगला मेरा फंक्शन है, आई थिंक आप सभी लोग फॉलो कर रहे हो ना इसको, सो तो नहीं गए आप लोग? नमस्कार। आई विल रन थ्रू इट, क्योंकि मुझे फटाफट से कंप्लीट करनी है ताकि आपका कुछ काम निकल जाए। तो सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। ये 1 लाइन है और ये -1 लाइन है। ये लाइन हो गया y बराबर पाई लाइन हो गया, ये y इक्वल टू π/2 हो गया, और ये हम जानते हैं y बराबर 0 x एक्सिस है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा ऐसे। यहाँ से एक ब्रांच ऐसे आएगी और यहाँ से एक ब्रांच ऐसे, मतलब ये टच नहीं कर रहे, बस मतलब टच नहीं करेगा ये, तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, टच नहीं कर रहा ऐसे। बस दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स। यस,
हाँ, तो डोमेन तुम देखो, डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। -1 से 1 के बीच अगर आप है ही नहीं, मतलब -1 से 1 वाला इंटरवल खाली चला गया, तो डोमेन ये होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। अच्छा, रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज हो जाएगा 0 से पाई होगा, 0 इंक्लूडेड, पाई इंक्लूडेड, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, लेकिन ये π/2 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करेगा। बस मिनट, तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारा सेकंड इंटरसेक्शन। चलो एक लास्ट ग्राफ और बस खत्म, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। और ग्राफ कंप्लीट हो गया, समझो कि बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। और सेकंड इंटरसेक्शन ग्राफ ऐसे होगा, दिस इज व्हाई दिस इज सीधा ग्राफ। ये लाइन होगा y इज इक्वल टू π/2 लाइन होगा, और ये लाइन होगा -π/2 लाइन होगा, ये अगेन 1 लाइन होगा x बराबर, और ये अगेन -1 लाइन। ठीक है, ओके। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा तुम लोगों को, इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, यहाँ से ऐसे, और ऐसे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, बस ग्राफ याद करो। अब इसमें मैं बार बार, मतलब जैसे मैं पूछूंगा रेंज में निकालने में, तो मतलब ये मत कंफ्यूज होने लगो। मैंने किससे पूछा कि y इज इक्वल टू x की पावर 1/5, मतलब बच्चा 10 घंटे सोच रहा है कि x की पावर 5 ग्राफ कैसे होता था, ऐसे नहीं, बिल्कुल बाई हार्ट याद करो, बिना कुछ सोचे समझे याद करो। ठीक है, इसका अगेन डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से, और रेंज क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा अगेन -π/2 से π/2, दोनों पे क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्टेन है, ये पॉइंट भी ऑब्टेन है, और एक्सेप्ट क्या हो जाएगा जी। दैट्स ऑल अबाउट द क्लास। ठीक है, अब हम इसको मैप करते हैं, मतलब रेंज कैसे निकालते हैं, ग्राफ की हेल्प से रेंज वगैरह कैसे निकालोगे। तो अब मैं रेंज निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि रेंज निकालने आ गया तो तुम्हें ऑन टू फंक्शन आ गया। मतलब देखो, फंक्शन तुमको मैंने बताया था कि फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है, आई थिंक आपकी क्लास में बताया होगा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन काम क्या करता है। जैसे ए से बी में दो नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो फंक्शन ए से बी में डिफाइन ऐसे होता है। मतलब जैसे मान लो कि मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू x², है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप। बेसिक वाला पार्ट में मान के चलो सर ने कवर करवा दिया होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कोडोमेन बोलते हैं, मतलब बी वाला जो सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, समझ जाना कि फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव, कुछ उसमें सब्जेक्टिव भी लिखते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो बेसिकली तुमको क्या देखना है, सिर्फ रेंज निकालने आना चाहिए। अगर तुमको रेंज निकालने आ गया तो तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, और रेंज निकालने में दिक्कत है तो फिर तो भाई ऑन टू और इनटू डिसाइड ही नहीं कर पाओगे फिर तो। सही, रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन टू, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है तो रेंज इज नॉट कोडोमेन। देन उस केस में ये इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब रेंज उस केस में सबसेट बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। मतलब रेंज वैसे सबसेट ही होना चाहिए, मतलब प्रॉपर सबसेट, रेंज मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का ही सबसेट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अगर ऐसा है तो उस केस में या तो अगर बराबर हो गया दोनों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो बराबर अगर हो गया तो समझ जाना कि वो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर रेंज सिर्फ सबसेट है कोडोमेन का तो समझ जाना कि वो इनटू फंक्शन। ठीक है, दैट्स इट। तो बेसिकली यहाँ पर जो काम है, यहाँ पे मेन काम है उनको क्या निकालना, रेंज निकालना। अब बच्चों को रेंज निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, पहले तो डोमेन निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर रेंज निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा चलो मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ, रेंज निकालना आता है कि नहीं आता। अच्छा, रेंज से पहले डोमेन भी बता दो, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा। चलो, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इसका डोमेन बताओ, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln x।
ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन, बताओ। कोई बच्चा आंसर करे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, साइन ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln x, इसका डोमेन क्या है, व्हाट इज द, क्या होना चाहिए आंसर? सर रियल नंबर्स। गलत है, ये नहीं होगा, और किसी का आंसर? चलो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीखो, सीखना है, चाहे जहां से भी सीखने को मिले। देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अभी मैं डोमेन रेंज पहले, क्योंकि सबसे मेन काम होता है फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालना, इस बच्चे को डोमेन और रेंज निकालने नहीं आता, उसको पूरे फंक्शन में दिक्कत होती है, पूरे फंक्शन में। तो डोमेन रेंज सब किस पे बेस्ड है, सारा ग्राफ पे बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले ग्राफ कंप्लीट करवा दिया, अब मैं डोमेन पे डिस्कस करने वाला हूँ, डोमेन कैसे निकालना, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, इस तरह से लिखा जाएगा, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x एंड सो ऑन, चलता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कंपोजिट फंक्शन में होता क्या है कि हमेशा जब भी डोमेन अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, थंब रूल कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा ही होगा, मतलब मैक्सिमम केस में 99% केस में कैसे जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ध्यान से, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो पहले बाहर में कौन सा फंक्शन मिला, साइन मिला, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या साइन को कहीं पे दिक्कत होती है क्या, तो साइन बोलेगा भाई मेरे को तो कोई दिक्कत होती नहीं है कहीं भी, एक्स का साइन का जो डोमेन होता है, अब इसलिए ग्राफ वगैरह पढ़ा दिया, इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो साइन बोलेगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो अगर इसको कोई दिक्कत नहीं है तो हम कूद के अंदर आ जाए, तो अंदर कौन मेरा कॉस, कॉस क्या बोलेगा मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कॉस को भी दिक्कत नहीं है, तो कॉस का भी डोमेन क्या होता है, ऑलरेडी कूद के अंदर आ गया, अंदर मेरा tan इनवर्स, अब मान लो तुमको ग्राफ ही पता नहीं होता, अभी ग्राफ तुझे पहले बनाया, ये ग्राफ होता है tan का, तो tan भी बोलेगा भाई मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी दिक्कत है, तो अंदर आ गए, अंदर कौन मिला, ln मिला, लॉग, अब लॉग मैंने पढ़ाया था तुम लोग को ln x, तो ln में ln का मतलब तो लॉग का बेस e, अगर 1 से ग्रेटर है बेस तो ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, तो ln बोलेगा भैया मेरे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत क्या है, मेरे को दिक्कत है कि मेरा जो आर्गुमेंट होना चाहिए, मेरा जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो जीरो से आगे आगे होना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो दैट्स वाई इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया जीरो से इन्फिनिटी, सही, यस ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो, सर एक बार रिपीट करना। देखो फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे मैं दोबारा लिख के बता दूं, मैंने ये बोला कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो लेट से साइन है, कॉस है ना, और कॉस है, फिर tan इनवर्स है, फिर यहाँ पे ln x है, सही। तो मैंने पूछा इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इसके थंब रूल क्या है, अगर मान लो कभी भी फंक्शन अगर कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, तो कंपोजिट फंक्शन के केस में क्या कर रहे हैं, तुमको आउटसाइड टू इनसाइड जाना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो बाहर में मुझे कौन मिला, मैं यहाँ से ऐसे मूव करूंगा, ऐसे, ये थंब रूल होता है, तो बाहर में मिला मेरे को साइन, मैंने साइन से क्वेश्चन पूछा कि भैया तुम बताओ कि तुमको कोई दिक्कत होती है क्या, तो साइन बोलेगा कि नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल, ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक्स तो कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, तो ये बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो अगर इसको दिक्कत नहीं तो अंदर आ गए, अंदर में कौन मिला, कॉस मिला, कॉस का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, ऐसे, तो कॉस बोलेगा मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इसको भी दिक्कत नहीं तो फिर अंदर आ गए, और अंदर आ गए, अंदर में कौन मिला, tan इनवर्स मिला, अब tan इनवर्स का ग्राफ तुझे पहले बनाया, ये ऐसा बनता है, तो ये बोलेगा कि मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी एक्स कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तो tan इनवर्स को भी दिक्कत नहीं है, तो फिर और अंदर आ गए, तो अंदर मेरा ln x, अब ln पे गए तो ln में से क्वेश्चन पूछा क्या तुमको दिक्कत होती है क्या, तो ln बोलेगा यस मेरे को दिक्कत होती है, मेरा आर्गुमेंट जो होना चाहिए मेरे साथ जो x लिखा है, मतलब ln के साथ कुछ लिखा है,
ये कुछ लिखा है दिस समथिंग, ये समथिंग जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 के पीछे तो डिफाइनिंग ही होगा ना एल एन, आ रहा है समझ में। तो दैट्स वाई इसने डिसाइड कर दिया 0 से इन्फिनिटी, तो इसलिए इस पूरे फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, 0 से इन्फिनिटी। मतलब आप समझ में आया? यस सर। हाँ। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को अगर मान लो बाहर में दिक्कत होगी तो बाहर में दिक्कत, तो बाहर में कंडीशन लगा देंगे। जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे जो बच्चा बोले सर बाहर में दिक्कत होगी तो क्या करें, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैंने पूछा ये साइन इनवर्स x बाई 2, इसका डोमेन बताओ, तो क्या सिखाया था कि आउटसाइड टू इनसाइड जाना है मेरे को, तो आउटसाइड में कौन मिला, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स को ही दिक्कत होगी, क्या क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि साइन इनवर्स, अब ग्राफ पे कमांड करो, बार बार कह रहा हूँ, ये ग्राफ वगैरह अच्छे से बार बार ड्रॉ करो, बार बार, जब 1500 बार ड्रॉ कर लोगे तो जाके पूरा कमांड हो जाएगा, और एग्जाम में भी तुम्हारा दिमाग चलेगा वहां। तो ये -1 और ये +1, और ये वाला π/2 और ये -5, सीधा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स क्या बोलेगा कि भैया मेरे को ही दिक्कत होगी, मेरा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है ये जो समथिंग लिखा है, समथिंग फंक्शन को छोड़ के जो समथिंग लिखा है, दैट समथिंग मस्ट बी -1 के 1, क्योंकि ना तो -1 के पीछे ग्राफ है ना 1 के आगे ग्राफ। तो बोला ये तो बोला मेरे को ही दिक्कत होगी, तो अगर इसी को दिक्कत होगी तो फिर यहीं पे फंक्शन में कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगेगा, x/2 -1 से 1 के बीच में। अब ये तुमको सॉल्व करने आता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सारा मैंने इनइक्वालिटी में कवर करवा दिया ये सब चीज। तो -2 से उसका डोमेन कितना आ गया, -2 से, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यस सर। मतलब कंपोजिट फंक्शन में तुमको क्या ध्यान रखना है कि, और बाकी अगर लॉग वॉग अगर इन्वॉल्व है तो वहां तो मैं जहां पर मैं लॉग करवा रखा है, तो वो अब तुम खुद से सोच करके देखना कि लॉग में कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, एक तो उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ में उसका आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। वो तीनों कंडीशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद जाकर उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो जाकर डोमेन आ जाएगा। तो वो सब मैं केस डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे वो सब दोबारा डिस्कस नहीं करना है। वो सब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर तो हम नए कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ सीधा रेंज पे आ जाओ। अब रेंज निकालने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। अब डोमेन फिर भी थोड़ा इजी है, डोमेन तो हम फिर भी निकाल लेते हैं आराम से, लेकिन रेंज में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो रेंज कैसे निकालें, रेंज ये थोड़ा ज्यादा एडवांस टॉपिक है। अब यहाँ पे पूरा दिमाग खर्च होगा। तो स्कूल वगैरह में तो क्या किया, एनसीईआरटी में तो क्या किया, रेंज को हटा ही दिया, क्योंकि टफ टॉपिक है। लेकिन जेई में तो ऐसा कुछ नहीं, जेई में तो ये टॉपिक है और यही मेन टॉपिक है। डोमेन तो फिर भी आसान है, रेंज बहुत दिक्कत देता है। तो रेंज में हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व, अच्छा फिर तुमको ये भी सिखाया था वहां पर कि तुमको ये भी याद होगा, ये मैंने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ f+g दिया हुआ है, f/g दिया हुआ है, चाहे f/g दिया है, तो अगर मुझे इस पूरे इंटायर फंक्शन का डोमेन अगर निकालना हो तो हम क्या करते थे, याद करो। हम पहले इसका डोमेन निकालते थे d1, इसका डोमेन निकाला d2, और इन दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। यहाँ भी, हाँ यहाँ भी ये d1 निकाला, ये d2 निकाला और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। फिर यहाँ पर भी d1 निकाला और d2 निकाला और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। रेंज में ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा, सबसे एक तो बहुत बड़ा पंगा है यहाँ पे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लो ऐसा अगर है तो इसका रेंज निकाला R1, इसका रेंज निकाला R2 और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ऐसे नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा डोमेन पढ़ के आता है तो यही लगता है कि यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। अगर ऐसा होता तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो मैथ्स में खासकर, बट आपको पता है कि मैथ्स कितना खराब सब्जेक्ट है ना। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। रेंज में ऐसा नहीं चलेगा कि भैया तुमने, जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि sin x + e की पावर x का रेंज बता, तो मैंने क्या किया, sin x का रेंज निकाला -1 to 1 और e की पावर x का रेंज निकाला 0 से इन्फिनिटी और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो वो नहीं चलेगा यार, वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं कर सकते। डोमेन में चल जाएगा, डोमेन में बिल्कुल ठीक है, और रेंज में नहीं चलेगा। तो रेंज के लिए हमारे पास कोई 15-16 मेथड है हमारे पास टोटल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड देखो रेंज कैसे निकालते हैं।
आ जाओ यहाँ। सबसे पहला जो तरीका है रेंज निकालने का, दैट इज बाई सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी पहले एक एक केस डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो कि ए मेरा कोई आर्गुमेंट है जो कि मेरा वेरी करता है अल्फा से लेकर के बीटा। क्लोज ओपन कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया तो जो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा जो जो चॉइस है वो ले लो। मान लो मैं यही लेके चलता हूँ, क्लोज वन लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लिया कि ए मेरा अल्फा से बीटा तक वेरी कर, मान लिया, ठीक है। और मैंने कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, मतलब आर्गुमेंट में के ऐड किया, तो ऑफ कोर्स ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी के ऐड हो जाएगा और यहाँ भी के ऐड हो जाएगा। इसको तुम ऐसे सोचो कि एक एक कोई मतलब एलिमेंट है जो 2 और 4 के बीच में। तो अगर मैंने ए में 4 ऐड कर दिया तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। यहाँ भी 4 ऐड करो, 6 से 8 तक वेरी करने लग जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी हुआ। अगर ए मेरा अल्फा से बीटा तक है तो ए प्लस के कहां से कहां तक वेरी करेगा, अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के। ये पहला केस हुआ, याद रखो। अभी इसका यूज कैसे करना है वो तुमको मैं बाद में बताऊंगा, तुमको समझ में आएगा। पहले सारे केस लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट, ठीक है। आई विल रन थ्रू, तो समझ में आ गया होगा। चलो जी अगले केस में। अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि ए मेरा अल्फा से बीटा है, तो मुझे ये बताओ कि ए इंटू के ये कहां से कहां तक वेरी करोगे। पहचान कर सकते हैं। हाँ, क्या होगा, के अल्फा से के बीटा, के अल्फा से। हाँ, तो ये गड़बड़ है। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा के पॉजिटिव हो जाए। देखो करके दिखा तुम। ए मेरा 2 से लेकर के 4 तक है, मान लियो 2 से 4 तक है। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू 10 और 5 4 20, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -5 में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। फिर तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -20। तो इस बार तो साइन पलट जाएगा। यस सर। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो कंडीशन यहाँ पर के अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ऐसे ही लिख दो। लेकिन अगर के नेगेटिव हो गया तो पलट के लिखेंगे, के बीटा से के अल्फा, अगर मेरा के नेगेटिव है। ओके, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये 2 केस कवर हो गए, ठीक है। तीसरे केस पे आता हूं, ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप है। अगर ए मेरा अल्फा से बीटा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ए मेरा अल्फा से बीटा है, तो मेरा ए स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, ये बताओ। चलो अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, अगर देखो, चलो एक एक केस करके मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, अनटाइटल पेज पे चलते हैं। हाँ, ये देखो मेरा पहला है, मैंने ए लिया मेरा 2 से 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर मेरा वेरी करेगा, दोनों का स्क्वायर कर दिया 4 से लेकर 20 तक। चलो ठीक है, एक बच्चे ने ये आंसर बताया, ठीक है। दूसरा मैंने एक और एग्जांपल लिया, ए मेरा वेरी कर रहा है -5 से -2। छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में। इस बार ए स्क्वायर कहां से कहां तक वेरी करेगा, -25 से -4, 25 से 4। अरे उल्टा, छोटा नंबर पहले, 4 पहले, 25 बाद में। कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो Yes, तुमको एक तो यहाँ पे क्लियर कट थी कि अगर मैं इसको अल्फा इसको बीटा बोल रहा हूँ तो ए स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही रहेगा जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो। और इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको बीटा बोल रहा हूँ, तो अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो इसका यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पहुंच जाएगा, बीटा स्क्वायर यहाँ पहुंच जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखना है। तो मतलब ये तो पहला पॉइंट तो यही बोलना है कि ए अगर अल्फा से बीटा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है केस ये बात। तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक वेरी करेगा, अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर। कब करेगा वेरी, जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, ए स्क्वायर मेरा वेरी करने लग जाएगा बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, कब, जब अल्फा बीटा दोनों ही नेगेटिव हो जाए। दोनों ही नेगेटिव हो गया तो उस केस में दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। चलो 2 केस कवर हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं कौन बताते हैं, कौन सा अच्छा है। ए मेरा, अच्छा मैं कभी कभार ऐसे लिखता हूँ, तो मैं कभी ऐसे लिख दे रहा हूँ और कभी मैं ऐसे बना के लिख रहा हूँ, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तुम्हारा जो मन में है, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, कोई फर्क नहीं। ये मैंने इसलिए बता देते तो कुछ बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी सर तो ये यूज कर लेते हैं
कभी ये यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, दोनों का मतलब सेम नहीं है। ठीक है, चलो खैर एनीवेज। हाँ, अब मैंने क्या क्या एग्जांपल लिया, -2 से लेकर के 5 तक। अब बताओ इसमें ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? 25 to 4. 25 to 4, 4 से 25। छोटा नंबर पहले लिखते हैं बेटा, छोटा नंबर 4 to पहले 25। बार बार कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो ये एक केस हुआ। और दूसरा मैंने ऐसे लिया, -5 से 2। तो अब बताओ ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? 4 से 25। 25। ठीक है, 4 से 25। मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आ रहा है, 4 से 25, 4 से 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ। अब तुम इसको जरा ध्यान से समझना इस बात को थोड़ा सा। मैं तुम्हें अब देखो ग्राफ का कितना हेल्प मिलेगा तुम्हें। देखो भाई, हमारा y बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर, बेसिकली हम निकाल कर ए स्क्वायर, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर टाइप वाला फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो y बराबर ए स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा देखो ध्यान से, ऐसे। ये हो गया ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला एग्जांपल लिया मैंने -2 से 5 तक, तो मान लिया कि -2 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, -2, और 5 मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे। यही तो था ना, मेरा मेरा ए जो था वो वेरी कर रहा था, -2 से 5 तक वेरी कर। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अब ध्यान से देखो, -2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा y पर जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, और 5 के कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25 आएगा। सही है, बोलो भाई, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट Yes, है sir. तो? अब देखो ये वाला केस ही बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, एग्जाम में भी गलती है उनकी बहुत ज्यादा। अब देखो जब मेरा -2 से 5 की तरफ जा रहा हूँ मैं, मतलब जो तुमने देखा भी, मेरा जो ए था, ध्यान से देखो, मेरा जो ए था वो था -2 से 5 तक, तो -2 से 5 तक जाना है मुझे। तो अगर मैं -2 से 5 की तरफ चलूंगा तो ग्राफ का कितना हिस्सा यूज होगा? ए वाला हिस्सा यूज होगा, ध्यान से देखते रहो। अब मुझे एक बात बताओ कि इतने हिस्से ने वाई में कितना कवर करके दिया? 25। कहां से कहां तक? 0 से 25 तक। यस, बहुत बढ़िया, 0 से 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ये बिल्कुल गलत आंसर है भाई, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, लॉजिकली चीजों को समझो। और ग्राफ का समझ में आ गया कितना हेल्प मिल रहा है मेरे को? 0 से 25। यस, तो क्या तुमने सीखा क्या कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पर एक नंबर जो होगा वो पक्का 0 होगा, ये पक्की बात। अच्छा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी तो ये केस। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला केस, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी गड़बड़ है। चलो हम इसको भी करके दिखा, दोबारा डायग्राम बनाया। ये सब सारा क्रूशियल स्टेप है, बाद में मैं समराइज कर दूंगा, बट यहाँ पे देखते रहो। ये हो गया ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ग्राफ मेरा ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि -5 कहाँ पे आ रहा है, -5 यहाँ पे आएगा, सॉरी -5 था, हाँ, -5 से 2 तक। यस, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, ये रहा तुम्हारा 2। तो इस बार 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो तो 4 होगा, और -5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो 25 होगा। ठीक है, मुझे जाना कहाँ से कहाँ तक था? -5 से 2 तक, तो ग्राफ का इतना हिस्सा यूज होगा। मम्मी ने यहाँ था तो सॉरी, क्या, हाँ, यहाँ तक यूज होगा, यहाँ तक। तो इतने हिस्से ने कितना कवर करके दिया? इतने हिस्से ने 0 से 25 तक कवर करके दिया। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ भी मेरा आंसर हुआ 0 से 25, बट यहाँ पर अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? अच्छा, मैं नंबर को चेंज कर ले थोड़ा सा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। मान लो मैं इसको 6 कर लेता हूँ, थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेते, -6 कर दिया, तो ये एक तो ये 0 बन जाएगा, पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये 36 पहुंच गया, -6 का 36 होता है। ठीक है, तो अब दोनों बातें तुमको ध्यान रखना है। देखो
हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर में 0 तो पक्का इंक्लूड होगा, और साथ में एक और नंबर आएगा स्क्वायर करने पर। लेकिन वो नंबर कौन सा नंबर होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा ये दोनों नंबर का स्क्वायर करो, मतलब इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से छोटा हो गया तो फिर बीटा स्क्वायर आंसर में आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। और यहाँ पे इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार दोनों में से किसका स्क्वायर ज्यादा है, अल्फा स्क्वायर ज्यादा है बीटा स्क्वायर से, तो आंसर में अल्फा स्क्वायर डोमिनेट कर देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जाकर के मेरा चारों केस कवर हो गए। तो अब जाकर के मैंने समराइज कर दिया। समराइज क्या किया कि अगर मेरा ए अल्फा से बीटा है तो ए स्क्वायर मेरा वेरी करेगा अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, कब, जब मेरा अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दिस विल बिलोंग्स टू बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, कब, जब मेरा अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो गया। आपको याद था ना, उसमें पोजीशन इंटरचेंज हो गया था, ध्यान से। यस, तो ये दूसरा केस हुआ, दो केस कवर हो गए। तीसरा केस होगा दिस विल बिकम 0 से अल्फा स्क्वायर, ये कब होगा, जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो और एक क्वांटिटी नेगेटिव हो। तो मैथ्स में मान लो कि एक क्वांटिटी है ए जो कि पॉजिटिव है और एक क्वांटिटी है नेगेटिव है, तो ऐसे बार बार दो लाइन लिखने के बजाय मैं इसको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। इसको लिखने का तरीका होगा a इंटू बी मस्ट बी लेस देन 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो उसमें से पक्का एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा होगा, एक क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा होगा। तो इतना लिखना सफिशिएंट है। तो इसीलिए अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर मेरा अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव हो जाए, इसको पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पर अल्फा, ऑफ कोर्स छोटा नंबर नेगेटिव है तो अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव रहा होगा। बट यहाँ पर 0 से अल्फा स्क्वायर होगा आंसर, कब, जब मेरा साथ में ये भी, सॉरी इफ तो मैं लगा ही दिया, हाँ ये तो कंडीशन होना चाहिए। एंड अगर अल्फा स्क्वायर ज्यादा निकल गया बीटा स्क्वायर से तो 0 से अल्फा स्क्वायर आंसर होगा। फिर उसी लाइन पर 0 से बीटा स्क्वायर होगा, कब, जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव हो, एंड साथ में अल्फा स्क्वायर छोटा हो जाए बीटा स्क्वायर से। तो ये चारों केस हमें याद रखना है। और रेंज कैसे निकालेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना सीखो। रेंज निकालने के सब याद होना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आ रहे, डी पॉइंट पे आ रहे। ओके, नाउ डी पॉइंट इज, आप इसमें बताओ भाई, अगर मान लो मेरा ए अगर अल्फा से बीटा है मान लिया, तो 1/a कहां से कहां तक जाएगा, 1/a कहां से कहां तक होगा। चलो इसका भी उसी पेज पे ले चलते हैं समझाने के लिए, जैसे मैं तुमसे पूछा। चलो अब इस पे आ जाओ। ए अगर मेरा 2 से 5 है, ठीक है, ध्यान से सुनो, तो 1/a कहां से कहां तक होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, ये 1/5 तो इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, क्योंकि 1/5 से ग्रेटर होना चाहिए 1/2, क्योंकि 1/5 होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये 0.2 हो जाएगा, 0.5 होगा। तो छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ए अगर 2 से 5 तक है तो रेसिप्रोकल करने पर साइन पलट जाएगा, तब ये साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो, अच्छा दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, जैसे मान लो ए मेरा वेरी कर रहा है -5 से -2, तो 1/a कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा -0 पॉइंट कितना होगा, -0.5 होगा, और ये होगा -0.2। तो नेगेटिव में जो नंबर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ भी पोजीशन इंटरचेंज होगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1/a जो होगा वो 1 मतलब फाइनली यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर मेरा a अल्फा से बीटा है तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा 1/बीटा से 1/अल्फा। दोनों ही केस में, चाहे अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो या अल्फा बीटा दोनों का दोनों नेगेटिव, दोनों ही केस में यही आंसर है। ठीक है, समझ में आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। हाँ जी बोलो भाई। नो सर। नो ठीक, नो सर। हाँ प्रॉब्लम होगा, अब तुमको दिक्कत होगी। अब मुझे इसका आंसर कौन बच्चा बताना, चलो मैंने ये लिया -2 से लेकर के 7, इसका बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के।
सॉरी ये बता रहे हैं, अगर ए मेरा -2 से 7 तक जा रहा है तो 1/a कैसे कटेगा? यस, आप क्या करें, इसमें तो फंस गए। तो देखो चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने सीखो चीजों को। ये हो गया y और ये हो गया x, चलो इसको a बोल 1/a बोल देते हैं, y बराबर 1/a। यस सर। हाँ, तो ये हो गया 1/a विथ रेस्पेक्ट टू a, इसको a बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा 1/x अगर आप ऐसे होता है तो 1/a का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, इसलिए ग्राफ पढ़ा दिया तुम लोगों को पहले ही सर, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, कैलकुलस में कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे अपने आप ही, अगर ग्राफ पे कमांड होगा तो, ठीक है। चलो नाउ -2 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आ रहा हूँ, और 7 यहाँ कहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो -2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा -1/2, और 7 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1/7, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू, मतलब a का वैल्यू मुझे -2 से 7 तक वेरी कराना है, तो जब मैं -2 से 7 तक वेरी करूंगा तो ध्यान से देखो, ग्राफ का कितना हिस्सा यूज हुआ, ये वाला हिस्सा यूज हुआ, और ये वाला हिस्सा यूज हुआ। इन हिस्सों ने ग्राफ में कितना कवर करके दिया, यहाँ से यहाँ तक कवर करके दिया, और यहाँ से यहाँ तक कवर करके दिया। तो 1/a जो होगा वो आंसर क्या लिखोगे, -∞ से -1/2 यूनियन 1/7 से इंफिनिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब तुमने क्या सीखा कि अगर मेरा a अगर अल्फा से बीटा है, और कंडीशन ये लगा दिया कि अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, मतलब इसका मतलब कि अल्फा और बीटा में से एक नेगेटिव है, तो कौन सा नेगेटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होता है, तो छोटा नंबर पहले लिखा है तो ऑफकोर्स अल्फा ही नेगेटिव होगा, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो 1/a कहां से कहां तक वेरी करेगा, -∞ से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इंफिनिटी। ये सारा केस कवर हो गया, चलो हम उसको समराइज कर देते हैं। बहुत बढ़िया, तो a अगर अल्फा से बीटा है तो 1/a होगा हमारा 1/बीटा से 1/अल्फा, कब, जब मेरा अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, ठीक है। और इट विल बिकम -∞ से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इंफिनिटी, ये कब होगा, जब अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, ठीक है। तो बस ये केस कवर, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और केस, लास्ट केस। अब तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है, अभी बताता हूँ कैसे यूज कैसे करना है, जस्ट गिव मी सम 5-10 मिनट्स मोर। तो ए अगर मेरा, अब तुम देखो रेंज निकालने में कितना फायदा मिलेगा तुमको, ए मेरा हो गया लेट्स से अल्फा से बीटा, ठीक है। तो रूट ए कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा रूट अल्फा से, मैं डायरेक्टली लिख दूं अल्फा से रूट बीटा, अगर मेरा अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो, ठीक है, ओके। और अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो फिर तो डिफाइन ही रहेगा, तो वहां तो बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो क्या होगा आंसर, तो उसका भी तुम देख सकते हो, तो वो भी बताते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ए मेरा दिया हुआ है -2 से 5 तक, ठीक है। तो मैंने पूछा कि रूट ए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखो अब रूट एक्स का ग्राफ याद करो, सब कुछ मैंने ग्राफ से पहले ही पढ़ा दिया। ये हमारा रूट ए विद रिस्पेक्ट टू ए, ग्राफ कैसे बनता था, यहाँ से बनता था, ठीक है। अब तुम देखो -2 यहाँ पे आएगा, तो ये रहा तुम्हारा -2, और ये रहा कहीं पे 5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो आएगा √5। तो जब मैं -2 से 5 की तरफ चलूंगा तो ग्राफ का कितना हिस्सा यूज हुआ, इतना हिस्सा यूज, इसने मुझे कितना कवर करके दिया, y में 0 से लेकर के, तो रूट ए हो जाएगा 0 से लेकर के, ठीक है। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो वहां पे दोनों नंबर नेगेटिव में तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो वहां तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वहां पर 0 आ जाएगा बस पिक्चर, तो बस खत्म, दैट्स इट। तो फाइनली समराइज कर देते हैं इसको, हाँ। तो दिस विल बिकम 0 से रूट बीटा, ये कब होगा, जब अल्फा इंटू बीटा जब लेस देन 0 जाए। चलो फाइनली हमारे सारे केसेस कवर हो। अब तुम बोलोगे सर का यूज क्या है, यूज है ऐसे देखो, मान लिया मैं तुमसे पूछा कि क्वेश्चन देखना ध्यान से,
क्वेश्चन तो बनाते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेंज। फंक्शन क्या है मेरा, f of x इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस, चलो क्या लेंगे, चलो प्लस सिंपल ही करते, चलो प्लस 1 करते चलो, ठीक है। इसका रेंज पता करना है तो इस फंक्शन में, ठीक है। और वेयर दिस डिनोट्स, ये लिखा हुआ क्वेश्चन तो मैं बाद में मुश्किल सोच लूंगा, चलो कोई नहीं, सिंपल ही समझा दूं, ठीक है। दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। मुझे इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो तुम क्या करो, देखो ध्यान से, जो हमारा इन्वॉल्व फंक्शन है उसका रेंज निकालो पहले। ध्यान से देखो, यहाँ पर इन्वॉल्व फंक्शन कौन है, ये पे वेरिएबल पार्ट कौन है, सिर्फ ये वाला पार्ट वेरिएबल। तो अब मैंने इससे तुमको सब कुछ ग्राफ से पहले ही पढ़ा दिया था, और ग्राफ अगर नहीं भी अगर तुमको डोमेन रेंज याद है तो ग्राफ से याद कर सकते हो। तो तुमको ग्राफ याद होगा, ये तो मैंने ही पढ़ाया था, तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि y हो गया, x हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। यस सर। कुछ याद आ रहा है? यस। तो तुमने देखा था कि ये 0 से लेकर के 1 तक जाता है, तो यानी कि पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो मेरा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 1। तो जो इन्वॉल्व, सॉरी 1 पे ओपन आएगा, सॉरी 0 से, ठीक है। तो करना क्या तुम लोगों को, जो मैंने तुमको बताया था कि जो इन्वॉल्व फंक्शन होगा उसका पहले रेंज लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज लिख लिया। वही मैं बार बार जो अभी जो हमने पूरा सिखा के मैं आ रहा हूँ तुम लोगों पे कि a मैं बार बार रेफर कर रहा था, a बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, ठीक है। वही चीज ये हो गया अल्फा से बीटा। तो a मेरा वेरी करा अल्फा से बीटा, तो अब मुझे बताओ कि 3a कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो 3x वेरी करेगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0 × 3, सॉरी 0 से 3, ठीक है। अब a मेरा वेरी करा 0 से 3 तक, a मेरा वेरी करा 0 से 3 तक, इसको मैं a बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं। तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा मेरा 1, 4 तक वेरी करेंगे, सही है। अगर a मेरा 1 से 4 है तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/4, यहाँ पे पलट जाएगा, और 1/1। तो यही इस फंक्शन का रेंज है, यही आंसर कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जी बोलो। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन, जैसे अब इतना भी आसान नहीं है, मतलब ये तो पहला ही केस है, तो बहुत कुछ आएगा। मैंने क्या बोला कि रेंज निकालना कोई 15-16 मेथड है हमारे पास टोटल है, तो अभी तो पहला ही मेथड है, सिंपल है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पूछा √3 sin x प्लस 7, इसका रेंज बताना है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे भाई। sin x जो इन्वॉल्व फंक्शन है उसका रेंज निकालो। sin x मेरा वेरी करेगा -1 से 1 तक, ठीक है। तो a मेरा वेरी करेगा अल्फा से लेकर, तो 3a कहां से कहां तक वेरी करेगा, 3 sin x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो वो मेरा वेरी करेगा -3 से 3 तक, ठीक है। अब a मेरा -3 से 3 तक जा रहा है, तो a प्लस 7 कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो 3 sin x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 3 sin x प्लस 7 कहां से कहां तक वेरी करेगा, 7 ऐड कर दो, 7 + 3 = 4, 4 से 10 तक। अब तो स्क्वायर रूट कहां से कहां तक वेरी करेगा, 3 sin x प्लस 7, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ये मेरा वेरी करेगा रूट, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव अल्फा से बीटा दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा √4 हो गया 2 और √10, यस। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज कितना आ गया, इससे लेकर के, हाँ जी। अब मुझे बताओ फाइनली समझ में आएगा, कोई डाउट है तो? नो सर। नो सर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब तुम एक काम करो, आज के बहुत कुछ करवा दिया मैंने, तो तुम लोग क्या करो, मैं नोट्स शेयर कर देते हैं, तो तुम लोग क्या करो, पहले अच्छे से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में और बाकी और भी मेथड डिस्कस करें, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या किसी को?